स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। दोस्तों, अगर हम बात करें जनसंख्या की तो आधी आबादी महिलाओं की है। घर हो बाहर दोनों जगह महिलाएं बखूबी अपनी पहचान बना रही हैं, ऊंचे मुकाम भी हासिल कर रही हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि इस सब के बीच उनकी सेहत कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती है। बता दें कि जब एक महिला स्वस्थ होती है तब पूरा परिवार स्वस्थ रहता है। फिर चाहे ग्रामीण महिलाएं हों या फिर शहरों में रहने वाली, दोनों जगह स्वास्थ्य खतरे देखे जा रहे हैं। खून की कमी, थायराइड, ब्रेस्ट, सर्वाइकल कैंसर के अलावा फर्टिलिटी, पेट और लीवर से जुड़ी समस्याएं देखी जा रही हैं। तो क्या हमारी प्राथमिकता ही गड़बड़ाई हुई है? क्या हमें नहीं लगता कि स्वास्थ्य सुरक्षा बिना महिलाओं के अधिकारों की बात पूरी नहीं होती, अपने आप में ही बेईमाना है? आज के अंक में हम महिलाओं के स्वास्थ्य को काफ़ी नज़दीक से समझने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि महिलाएं जीवन भर अपने काफ़ी बलिदान करती अपने परिवार के खातिर, और उनकी स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं, अपने जिनके ख्वाब हैं, वो काफ़ी पीछे रह जाते हैं। बिल्कुल, तो आज का जो विषय है, सबसे पहले आइए डालते हैं उस पर नजर। महिलाओं में बदलता हार्मोन और 40 के बाद की समस्याएं। जी हां, महिलाएं कैसे अपने स्वास्थ्य को लेकर चौकन्ना रहें और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, इसको लेकर हमें जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं, उससे जूझ रही हैं, तो बेझिझक पूछे अपने सवाल। हमारे 2 टोल फ्री नंबर आपके लिए अगले 1 घंटे तक उपलब्ध हैं। तो आइए नजर डालते हैं हमारे नंबर्स पर। 1800-113060, 1800-113061 टोल फ्री, यानी इन पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। आपकी समस्याओं के समाधान के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने 2 विशेषज्ञ, जो पूरे 1 घंटे तक आपके सवालों के जवाब देंगे। आपकी मुलाकात करवा देते हैं डॉक्टर सीमा जैन से। आप सेंट्रल आयुर्वेद रिसर्च संस्थान यानी CCRAS दिल्ली में वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी हैं। आप महिलाओं के स्वास्थ्य में आयुर्वेद के योगदान पर प्रकाश डालेंगे ही, साथ ही आपसे हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि रसोई में पाए जाने वाले मसालों के बारे में कैसे हमारी महिलाएं जागरूक रह सकती हैं और उससे किस किस तरह के इलाज वो ढूंढ सकती हैं, और साथ ही आयुर्वेद से कैसे अपने स्वास्थ्य को बेहतर रह सकती हैं। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। हमारी दूसरी मेहमान हैं डॉक्टर अंजू मारा, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं राम मनोहर लोहिया अस्पताल से, और आप हमें स्त्री रोग विभाग में, आप जैसे मैंने आपको बताया, एसोसिएट प्रोफेसर के पद पे कार्य थे, और ख़ास तौर पे महिलाओं में हार्मोन चेंजेस और गर्भावस्था के दौरान होने वाली समस्याओं और कुपोषण के कारणों पर प्रकाश डालेंगी। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, तो किस तरीके से महिलाएं अपनी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझती रहती हैं, लेकिन साथ ही साथ निखरती भी रहती हैं, तो आइए देखते हैं महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। बात जब महिलाओं की सेहत की होती है तो सबसे पहले ये बता दें कि पुरुषों के वर्चस्व को बहुत तेजी से पीछे छोड़ती महिलाओं ने आज ये साबित कर दिया है कि वो हर क्षेत्र में हर काम कर सकती है। संगीत से लेकर सत्याग्रह, साहित्य से लेकर सिनेमा, या फिर सरसराती हुई किसी डिजाइनिंग कटिंग की बात हो, किसी लघु उद्योग की बात हो, घर, खेती और गृहस्थी के साथ साथ गांव में महिलाओं के द्वारा कुछ इस तरह शिक्षा की दौड़ती लहर ने ये साबित कर दिया है कि महिला आज केवल एक नारी ही नहीं, माँ, बेटी और बहू होने के साथ साथ इज्जत, सम्मान और हर रिश्ते की एक उम्मीद भी है। जी हाँ, उम्मीद। लेकिन इस उम्मीद के पीछे छिपा है एक बोझिल दर्द, और ये दर्द है 40 के बाद की सेहत का। जी हाँ, बात चाहे ग्रामीण परिवेश की हो या शहरी जीवन की, अपने परिवार के लिए अपने ही ख्वाबों को भूल जाने वाली एक महिला की अपनी ही उम्र कब ढल जाती है, वो कब कमजोर पड़ जाती है, शायद उसे पता भी नहीं चलता।
गौरतलब है कि महिलाओं में दर्द सहने की क्षमता पुरुषों से कहीं ज्यादा होती है, तभी तो वह एक बच्चे को 9 महीने पेट में रखकर पीड़ा की स्थिति में भी जहां सुकून महसूस करती है, वहीं एक सच यह भी है कि महिलाओं की उम्र का हर पड़ाव, फिर चाहे वो बचपन से लेकर किशोरावस्था का हो या गर्भावस्था और वृद्धावस्था का, चुनौतीपूर्ण होता है। लेकिन 40 की उम्र का पड़ाव एक ऐसा पड़ाव होता है जब ये चुनौतियां शारीरिक और मानसिक रूप से बाधा बन जाती है। तब न केवल बालों का रंग सफेद हो जाता है, बल्कि कई तरह के हार्मोनल बदलाव होने लगते हैं। मोनोपॉज के बाद कई समस्याएं होने लगती है। बता दें कि इसी उम्र में जहां कैल्शियम की कमी से बॉडी कमजोर हो जाती है, शरीर कमजोर पड़ जाता है, तो जागरूकता का अभाव खून की कमी पैदा कर देता है, जिससे पीठ दर्द, एसिडिटी, यहाँ तक कि स्तन कैंसर, सर्वाइकल और गर्भाशय के कैंसर का भी खतरा बढ़ जाता है। लेकिन इस सब के साथ सबसे बड़ी समस्या जो होती है वो है मानसिक स्वास्थ्य, यानी मेंटल हेल्थ की। बहरहाल जरूरत है उम्र के प्रत्येक पड़ाव पर, खासकर ढलती उम्र में, सही पोषण और जागरूक होने की। जी हाँ, हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि ये बताना है कि आपका हर किरदार, चाहे वो खेती का हो या गृहस्थी का, घर का हो या बाहर का, बहुत 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 अनूठा है। इसलिए आप घर के लिए, समाज के लिए और दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। सेहत का ख्याल रखिए, जागरूक बनिए। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। महिलाओं का स्वास्थ्य जीवन के हर पहलू पर प्रभाव डालता है, इसलिए उम्र के प्रत्येक पड़ाव पे, खास तौर पे ढलती उम्र में उन्हें जागरूकता की बेहद आवश्यकता है। आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, तो सबसे पहले डॉक्टर अंजुम, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि क्योंकि देखिए हमने पूरी रिपोर्ट में भी 40 की उम्र के बाद की बात की, और जिसे हम ये भी कह रहे हैं कि ये वो समय होता है जब धीरे धीरे आप ढलान की तरफ होते हैं, अगर हम बिल्कुल सीधे सपाट शब्दों में कहें। क्या पैरामीटर्स होते हैं महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है? क्योंकि हम ये सोचते हैं कि ठीक ठाक हम चल रहे हैं, कोई समस्या नहीं है, तो क्यों डॉक्टर के पास जाना, क्यों जांच करानी? बिल्कुल ठीक कहा अंजू आपने। जैसे कि 40 के बाद का जो समय होता है उसमें बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं बॉडी के अंदर। आपकी फर्टिलिटी पोटेंशियल जो है वो कम हो रही होती है। आपकी ओवरीज जो होती हैं वो हार्मोन्स, जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, उनका प्रोडक्शन कम कर देती हैं। और साथ ही जो ये हमारा आजकल का सिनेरियो है जिसमें स्ट्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। स्ट्रेस किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है, घर की प्रॉब्लम को लेके हो सकता है, ऑफिस की प्रॉब्लम को लेकर हो सकता है, फैमिली से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिनसे स्ट्रेस हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हार्मोनल इम्बैलेंस को प्रेसिपिटेट करती हैं। तो इससे थायराइड इम्बैलेंस हो सकता है। देन माहवारी के दौरान ब्लीडिंग में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, किसी को बहुत कम ब्लीडिंग हो, किसी को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो, या पीरियड ज़्यादा अंतराल पे आए, चढ़ कर आए। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं ये बताते हैं कि आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है। साथ ही आपको ज़्यादा थकान हो रही है, या आपका वजन बढ़ रहा है, या चेहरे पे आपके बाल आ रहे हैं जैसे कि जिसे हिर्सुटिज्म कहते हैं हम लोग, या फिर आपको ज़्यादा घबराहट और पसीना आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें बताती हैं कि हमारी शरीर में हार्मोन्स जो हैं वो गड़बड़ा रहे हैं, जो संतुलन है वो बिगड़ रहा है। जी जी, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर आप भी अपने आप में ये सब चीज़ें देख रही हैं, आपको भी इस तरह के परिवर्तन नज़र आ रहे हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसे एक्सेप्ट कीजिए कि कुछ है जिस पर ध्यान देना ज़रूरी है, जो कि आप महिलाएं नहीं करती। हम अपने स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल भी चिंतित नहीं रहते, उस पर ध्यान नहीं देते, और यही वजह होती है कई बार जो समस्याएं हैं वो काफ़ी गंभीर हो चली जाती हैं। डॉक्टर सीमा, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि देखिए अब वो वाले यहाँ पे बहस करने की ज़रूरत ही नहीं है कि महिला आगे पुरुष आगे, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र में हैं जहाँ महिलाएं अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही हैं, और इस बात को पुरुष भी मान रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन महिलाओं की चुनौतियाँ इसका मतलब नहीं कि कम हो गई हैं। बच्चे के जन्म लेने के साथ ही कौन कौन से स्वास्थ्य से संबंधित चुनौतियाँ हैं जिन्हें ध्यान में रखना ज़रूरी रहता है? देखिए, इसमें मैं बताना चाहूँगी कि बच्ची के जन्म के बाद से ही
जैसे जैसे वो ग्रो होती है उसमें ग्रोथ होती है, तो बाल्यावस्था से किशोरावस्था में परिवर्तित होती है, किशोरावस्था से युवावस्था में, किशोरावस्था में उसमें मासिक धर्म की शुरुआत होती है, और मासिक धर्म के पश्चात उसकी धीरे धीरे और उसके प्रजनन क्षमता में वृद्धि होती है, और उसके बाद उसकी शादी होती है, शादी के बाद वो प्रेग्नेंट होती है, प्रेगनेंसी होती है, उसमें भी उसके शरीर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, और उन सभी चेंजेस को आगे डिलीवरी के बाद भी शारीरिक परिवर्तन बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ मैं आयुर्वेद के हिसाब से कहना चाहूँगी आपको कि एक महिला को जो वो पुरुष के बराबर कार्य कर रही है, उसके साथ में वो बराबर खड़ी है, लेकिन उसकी चुनौतियां अभी भी कम नहीं हैं। उसकी चुनौतियां बहुत ज्यादा है। और जो आयुर्वेद में स्वस्थ की परिभाषा कही गई है, उसमें कहा गया है सम दोषा सम अग्निश्चा सम धातु मलक क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मना स्वस्थ विधीयते। आप हेल्दी फील कर रहे हैं, आप जैसे ग्रामीण महिलाएं हैं, ज्यादातर अपने ऊपर स्वास्थ्य पे ध्यान देते ही नहीं है, सारे उनके काम शायद शहरी महिलाओं से ज्यादा हैं और बहुत उनमें वर्कलोड रहता है, लेकिन उनका मानसिक स्वास्थ्य भी क्या उतना अच्छा है, घर में उतनी ही उपेक्षा का शिकार भी होती हैं, घरेलू हिंसा का भी शिकार होती हैं, और बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनको वो किसी को कह ही नहीं पाती। लड़की अगर है, किशोरावस्था में है, उसके शरीर में बहुत सारे चेंज हो रहे हैं, तो घर में माँ बहन बड़ी है, दादी हैं, चाची हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि जब लड़की किशोरावस्था में जा रही है, 11-12 साल की उम्र में प्रवेश कर रही है, उसको मासिक धर्म के बारे में पहले से ही समझाएं, और उसके शरीर में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं वो भी उसको पहले से समझा के रखे, ताकि अचानक जो उसके साथ जो ये दौर आएगा उसके लिए वो पहले से मानसिक रूप से प्रिपेयर रहे। क्योंकि जो मानसिक प्रताड़ना वो अचानक झेलेगी, वो उसके लिए बहुत लंबे समय तक उसको तकलीफ देता है। साथ में महिलाओं को जो प्रेगनेंसी में भी जो चेंजेस हो रहे हैं, प्रेगनेंसी के दौरान भी बहुत सारी चेंजेस होते हैं बॉडी में, हार्मोनल चेंजेस होते हैं। बिल्कुल, एक कॉलर है, पहले हम उनका सवाल ले लेते हैं। नंद स्वरूप मिश्रा जी हैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से, और देखिए ये भी बहुत सुखद है कि महिलाओं की समस्या की हम बात कर रहे हैं और कॉल पुरुष का है। जी बताइए नंद स्वरूप जी। नंद स्वरूप जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही हमसे, हम तक आवाज नहीं पहुंच पा रही आपकी। आप नेटवर्क क्षेत्र में आए और थोड़ा ऊंचा बोले अगर संभव हो। बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो नंद स्वरूप जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? अच्छा, लगता है उनका संपर्क हमसे कट चुका है। डॉक्टर अंजुम, अगर हम महिलाओं के स्वास्थ्य की बात करें, देखिए दोनों में आपस में कोई कंपटीशन की तो बात ही नहीं है, क्योंकि महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपने आप को सिद्ध कर दिया है आज के युग में। आमतौर पे महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति इतनी भी जागरूक नहीं है कि वो हर चीज़ को इग्नोर करती हैं, टालती हैं। तो आप क्या देखती, कितनी जागरूकता है महिलाओं में, चाहे हम गांव की महिलाओं में देखें या शहर की महिलाओं में देखें, क्योंकि वो अक्सर देर से डॉक्टर के पास पहुंचती हैं, चाहे कैंसर हो या कोई और समस्या हो। आपका जो सजेशन है वो बिल्कुल जायज़ है, और मैंने भी ये बहुत देखा है कि हमारा जो इंडियन कल्चर है बेसिकली, उसमें जितनी भी औरतें हैं, चाहे वो शहर में हैं चाहे वो गांव में हैं, उनकी प्रायोरिटी जो होती है पहले उनकी फैमिली होती है, और उसके बाद जब उनकी फैमिली का सब कुछ हो चुका होता है तब वो अपने तक आती हैं। कई बार ऐसा होता है कि अपने बारे में सोचने में उनको बहुत देर हो जाती है, और वो हमारे पास लेटर स्टेजेस में आती हैं, जैसे कि आपने बोला कि ब्रेस्ट कैंसर है और यूट्रस का कैंसर है या सर्वाइकल कैंसर है। कई बार ऐसा होता है कि वो बहुत लेट आती हैं, और ये मुझे लगता है कि एक शायद हमारी जो सोसाइटी है उसमें जो ये फीमेल नेग्लिजेंस है वो बहुत ज्यादा, मतलब शुरू से चली जा रही कि हर कोई ये सोचता है कि पहला इंपॉर्टेंस जो है वो घर का लड़का है, वो कमा रहा है तो उसको इंपॉर्टेंस दो, या मेरा बेटा है या ये बाहर जा रहा है घर से तो मैं इसको पहले सोचूं, फिर उसके बाद तक आते आते वो अपने लिए सोच पाती है।
तो यही मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, हर फीमेल से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पा रही हैं तो फिर आप अपनी फैमिली का ध्यान कैसे रखें? जागरूकता का बेहद अभाव। बिल्कुल 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 बिल्कुल। डॉक्टर अंजुम, जैसा कि आपने कहा कि महिलाएं अपने बारे में नहीं सोचती हैं, लेकिन उनका अपने बारे में ना सोचना ही बहुत गलत है, क्योंकि अगर आप अपने बारे में नहीं सोच रही हैं तो इसका मतलब ये है कि आप एक तरह से अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोच रही हैं, क्योंकि जब एक माँ बीमार होती है तो पूरे परिवार पर उसका असर पड़ता है। तो जब तक गाड़ी का इंजन दुरुस्त नहीं होगा, गाड़ी कैसे आगे बढ़ेगी? चलिए एक सवाल, अगर हम किशोरावस्था की बात करें, महिलाओं की जो किशोरावस्था है, लड़कियां जिस इस वर्ग में आएंगी, तो किस तरह की समस्याओं का उनको सामना करना पड़ता है किशोरावस्था के दौरान? मैं स्वास्थ्य समस्याओं की बात कर रहा हूँ। मैंने अभी पहले ही बताया कि किशोरावस्था में प्रवेश करते ही पहली समस्या तो है कि मासिक धर्म की शुरुआत, और उसमें आजकल जो सबसे ज्यादा देखने में आ रही है पॉलीसिस्टिक पीसीओडी की प्रॉब्लम। बच्चों में इर्रेगुलर मेंसेस है, महीना लेट आ रहा है, बहुत जल्दी आ रहा है, या फिर जो उनका हार्मोनल इम्बैलेंस है उसके कारण उनका मासिक धर्म नियमित नहीं है, तो वो मानसिक भी उनको एक चैलेंज होता है। और वो कई बार तो वो ग्रामीण क्षेत्र में तो वो ये बात अपने ना तो परिवार से बता पाती हैं, क्योंकि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में मासिक धर्म के बारे में खुलकर बात करना बहुत ही एक वो माना जाता है, और खुलकर कोई बात नहीं करना चाहता। घर में भी अगर बच्ची कुछ बात कहती है तो उसको बड़ों से, घर के पुरुषों को ना पता चले, इस तरह की अभी भी है कुछ भ्रांतियां, और उनको हमें दूर करना होगा। हमें अपने घर में किशोरी अगर है तो उसको ये कहना होगा कि वो इस बारे में अगर कोई भी समस्या उसको होती है, वो आत्मविश्वास पैदा हो, इसके लिए परिवार के बड़ों को, सदस्यों को, माता पिता को ही ऐसा माहौल घर में बनाना होगा। एक कॉलर है हमारे साथ, धीरेन्द्र हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश से कॉल किया। ये बात करते हैं। धीरेन्द्र जी, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में, बताइए क्या सवाल? हेलो मैम, नमस्कार जी। मैडम डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि टॉपिक समस्या के बारे में क्या राय है आपकी महिलाओं में? किस समस्या के बारे में? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। जी जी, ठीक है। के बारे में क्या राय है? एक बार किसी को हो गई तो दोबारा भी हो सकती है या? अच्छा, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनकी उम्र के बारे में भी बता दीजिए। उनकी उम्र लगभग 31 साल है। 31 साल। एक बार हो गई है, दोबारा भी हो सकती है। ठीक है मैम, कुछ पूछना चाहती हैं आप इनसे? एक्टोपिक प्रेगनेंसी जिसे आप कह रहे हैं, पहले मैं आपको बता दूं, ये बेसिकली प्रेगनेंसी जो कि यूट्रस में ना होकर यूट्रस के बाहर किसी और जगह पर हो रही है। और इसके होने का कारण भी ये होता है कि आपकी ट्यूब में कोई ना कोई खराबी है, या तो पहले इन्फेक्शन हो चुका है या पहले सर्जरी हो चुकी है, जिसकी वजह से ये कंडीशन होती है। क्योंकि आमतौर पर फिजियोलॉजिकली हमें ऐसा डेवलप किया है भगवान ने कि यूट्रस के अंदर ही प्रेगनेंसी होनी है, अगर सारे सब चीजें ठीक हैं। ये कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम पहले से रही है जिसकी वजह से ट्यूब में प्रेगनेंसी हो गई है। और अगर इसकी सर्जरी हुई है या इसे मेडिकली मैनेज किया गया है, दवाइयों द्वारा सुखाया गया है, तब भी मैं ये कहूंगी कि कुछ % चांस रह जाता है कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। जी जी। इसलिए जरूरी ये है कि इस तरह की महिलाएं जो इस प्रॉब्लम से अफेक्ट हुई हैं, वो जब नेक्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हों, उनको ये बहुत ध्यान रखना होता है कि वो जैसे ही प्रेग्नेंट हों डॉक्टर से जाके मिलें, और ये अल्ट्रासाउंड या मेडिकल चेकअप के द्वारा इस चीज को रूल आउट कराएं कि उनको दोबारा से एक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं हुई है, क्योंकि पूरा चांस होता है कि अगर एक बार किसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है तो आगे भी हो सकती है। डॉक्टर अंजुम, यहाँ पर मैं आपसे समझना चाहूंगी, जैसे कि आपने बताया कि ट्यूब में जैसे बच्चा ग्रो करने लगता है और आप समझ सकते हैं कि फिर आगे उसका क्या अंजाम होगा। कई बार समस्या इतनी गंभीर हो जाती है कि ट्यूब की फटने तक की स्थिति आ जाती है, और अक्सर जब ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है तो लोग लेप्रोस्कोपी कराने से बचते हैं। डॉक्टर हालांकि इसे सजेस्ट करते हैं, लेकिन सोचते हैं कि कहीं इससे बात और खराब ना हो जाए या फिर आगे और समस्या ना आए। इसके बारे में क्या बताएंगे? देखिए, एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है वो हम डिपेंडिंग कि मरीज की किस कंडीशन में हमारे पास आया है उसके हिसाब से मैनेज करते हैं। अगर मरीज की ट्यूब फट चुकी है, जो नलें होती हैं जिसमें बच्चा ठहरता है, तो हम सर्जरी कहते हैं करने के लिए। सर्जरी दोनों तरीके से हो सकती है, सर्जरी ओपन सर्जरी भी की जा सकती है,
सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी भी की जा सकती है। और हमारे बहुत सारे मेडिकल जो ये इंस्टीट्यूट हैं उनमें लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की फैसिलिटी अवेलेबल है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी बहुत ही सेफ सर्जरी होती है और इसके बाद मरीज का जो रिकवरी है वो बहुत जल्दी होती है और इससे कोई नुकसान नहीं है बनस्पत के ओपन सर्जरी के। जी। अगर फैसिलिटी अवेलेबल है तो आई वुड से कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी वुड मतलब प्रेफर करेंगे ओपन सर्जरी के जगह पर। और ऐसा नहीं है कि अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है तो ऑपरेशन ही उसका इलाज है। इस बात की अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है और टाइमली डायग्नोज हो गई है तो अब उसको मीथोट्रिक्सेट के इंजेक्शन द्वारा भी सुखाया जा सकता है। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, आइए उनसे बातचीत कर लेते हैं। राकेश हैं शिमला से। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। राकेश जी। हाँ नमस्कार जी, आपका क्या सवाल है? सवाल की जो महिलाओं में जो 40 साल की उम्र में जो इसकी वजह की क्या प्रॉब्लम है, क्या वजह हो सकती है? अभी हमारे डॉक्टर साहब ने इसका जवाब दे चुके हैं, फिर भी आप डॉक्टर अंजुम इस बारे में क्या बताना चाहेंगे? 40 वर्ष के बाद वो जानना चाह रहे हैं कि 40 वर्ष के बाद बहुत बार ये देखा गया है कि औरतों में थायराइड की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि मेल मतलब पुरुष वाले हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, जो कि एक सीधा इफेक्ट होता है स्ट्रेस का। और जो हम आजकल जंक फूड खाते हैं ये इस चीज़ को प्रीडिस्पोज करते हैं। और जब ये हार्मोन्स बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं तो इसकी वजह से थकान रहना, नींद ना आना, चेहरे पर बाल और ये एक्ने, इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और साथ ही साथ माहवारी जो है वो या तो ज़्यादा आ सकती है या कम भी आ सकती है, या उनके बीच का जो माहवारी में जो गैप होता है वो ज़्यादा भी हो सकता है किसी में और कम भी हो सकता है। तो ये सारी बातें जो हैं ये एक इंडिकेशन है कि आपके अंदर कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है और आप इसको इवैल्यूएट करें डॉक्टर के पास जाकर। जी बिल्कुल। और कुछ टेस्ट तो ऐसे भी हैं जो कि कहा भी जाता है कि 35-40 की उम्र के आसपास करा ही लेने चाहिए। तो वो कौन से टेस्ट हैं, कहाँ आप कराएं? और इसमें मैं कहूंगी कि सबसे पहले तो आप अपनी शुगर्स चेक कराएं और लिपिड्स चेक कराएं, क्योंकि जनरली जो हमारा मेटाबॉलिज्म होता है बॉडी का वो आफ्टर 40 थोड़ा स्लो हो जाता है एंड वी बिकम मोर, हम जो है ज्यादा प्रीडिस्पोज हो जाते हैं डायबिटीज के लिए और लिपिड डिसऑर्डर्स के लिए। और लिपिड डिसऑर्डर्स जो हैं ये आपको हाइपरटेंशन, एथेरोस्क्लेरोसिस, हार्ट प्रॉब्लम, इन सब के लिए प्रीडिस्पोज बिल्कुल, यानी लिपिड प्रोफाइल जानना जरूरी हो जाता है। और ये उन लोगों में ज्यादा कॉमन होता है जिनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है, जो ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करते। बहुत बार घरेलू महिलाएं ये कहती हैं कि हम बहुत काम करते हैं, लेकिन वो काम जो है ऐसा होना चाहिए कि उसमें आप व्यायाम भी जोड़ें, योग भी जोड़ें, कुछ वॉक भी जोड़ें। ये नहीं कि आप घर में सिर्फ रसोई में काम कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि वो फिजिकल एक्सरसाइज हो रही है। तो फिजिकल एक्टिविटी जो है किसी तरह की, आपका शरीर जो है सारे हाथ पैर कहीं ना कहीं मूव हो, उनका कुछ ना कुछ व्यायाम होना बहुत जरूरी है, तभी आप कह सकते हैं कि आप एक्टिव हैं। यस बिल्कुल, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है। और कैसे आप इस तरह की लाइफस्टाइल आप मेंटेन करें। और साथ ही जैसे कि हमने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था कि महिलाओं के पास तो पूरा खजाना है जी, और रसोई घर में होती हैं और अपने आप को स्वस्थ रखने के बहुत नायाब तरीके हैं जो कि आपके इसी खजाने में छुपे हुए हैं। जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वस्थ किसान। तो आज हम बात कर रहे हैं महिलाओं में 40 के बाद होने वाली समस्याओं के बारे में, कैसे आप चौकन्ना रहें, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, स्वस्थ रहें, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक कॉलर है राजेंद्र सिंह, जिन्होंने हमें कॉल किया है। आइए उनका हम सवाल लेते हैं। गुरुग्राम से इन्होंने ये कॉल लगाया है। जी राजेंद्र जी, बताइए क्या सवाल है। ये सवाल हमारा ये है कि हमारे बेटे की मिसेज है, वो अभी प्रेग्नेंट है। उसको हमने डॉक्टर से जब चेक कराया तो उन्होंने बताया रसौली भी है। अच्छा, तो मुझे किस डॉक्टर को मतलब दिखाना चाहिए, मतलब जो सही इलाज बताए? कहीं ऐसा ना वो कुछ तो देते हैं दवाई है कि हाँ हमारे यहाँ से इलाज चलता रहेगा, जब केस बिगड़ जाता फिर कहते हैं आगे जाओगे। चलिए ठीक है, हम आपकी आशंका समझ रहे हैं। डॉक्टर अंजुम, क्या कहना चाहेंगे आप? जो कंडीशन इन्होंने बताई है वो है फाइब्रॉइड विद प्रेगनेंसी जी, और डिपेंडिंग के साइज क्या है फाइब्रॉइड का, छोटा है बड़ा है, उस हिसाब से इनको अपने आप को किसी अच्छे बड़े हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए। ये या तो सफदरजंग भी दिखा सकते हैं, देन आरएमएल हॉस्पिटल भी दिखा सकते हैं। फाइब्रॉइड के साथ प्रेगनेंसी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द साइज। जैसे मैंने कहा, अगर बड़ी रसौली है तो इनको अपनी एंटीनेटल बुकिंग किसी अच्छे हॉस्पिटल में करानी चाहिए, क्योंकि प्रसव के दौरान भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं जो ऐसे मरीजों में हो सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान तो हम इस रसौली को नहीं कुछ करेंगे, और नॉर्मली ये होता है कि किसी किसी में ये रसौली बढ़ भी जाती है, किसी में कम भी हो जाती है। बट अगर ये ऐसे पड़ी है अंदर तो हम रहने देंगे। डिलीवरी के टाइम हम पूरे प्रिकॉशन लेंगे कि इस मरीज को प्रसव के दौरान प्रॉब्लम्स ना हो, और जब प्रसव के बाद 3 या 6 महीने हो जाएंगे तब ये आ सकते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए। जी डॉक्टर अंजुम, मगर मुझे एक बात बताइए कि कई बार ये भी कहते हैं कि जब प्रसव के साथ साथ रसौली निकाल देते हैं कुछ डॉक्टर, ये बात भी बताई जाती है। और एक चीज़ ये भी जानना चाहूँगी कि ये भी डिपेंड करता है, जैसे बता रहे हैं कि हॉस्पिटल जाते हैं तो कुछ कुछ नई नई बातें बता दी जाती है कि कितनी लंबी प्रेगनेंसी अभी तक चली है। तो क्या वो एक संकेत है कि हाँ कॉम्प्लिकेशंस कम है, कि यहाँ तक आ गए हैं आप? ये डिपेंड करेगा, मैंने कहा कि फाइब्रॉइड कितना बड़ा है और कहाँ पर है उनके यूट्रस में। अगर वो ऐसी जगह पर है कि जिसकी वजह से डिलीवरी होना मुश्किल है, लाइक अगर बच्चेदानी के नीचे वाले सेगमेंट में है जहाँ से डिलीवरी होती है, तो अगर वहां पर है तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम कॉज करेगा डिलीवरी के लिए। लेकिन अगर उसकी पोजीशन ऐसी है कि वो लेबर को नहीं ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा, तो हम उसे छोड़ भी सकते हैं। हम जरूरी नहीं है कि एक समस्या प्रसव के दौरान आमतौर पर खून की कमी की आती है महिलाओं में। बिल्कुल। तो खून की कमी के लिए हीमोग्लोबिन का जो जांच है वो हम महिलाओं को कब करवानी चाहिए? हम नियमित तौर से, भारत सरकार ने हमें ये कहा है कि हम हर ट्रिमेस्टर में, मतलब पहले 3 महीने में, दूसरे 3 महीने और लास्ट के 3 महीने, इनमें कम से कम एक बार हीमोग्लोबिन की जांच होनी चाहिए। और ये एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन होती है कि गर्भावस्था में आपका हीमोग्लोबिन कम होता ही होता है, क्योंकि वो एक फिजियोलॉजिकल चेंज होता है बॉडी में, कि बॉडी को अडॉप्ट करना होता है कि वो प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ेगा और आरबीसी बढ़ेंगे। थोड़ा डाइल्यूशनल कंपैरेटिव कम हीमोग्लोबिन बढ़ता, मतलब आरबीसी मास कम होता है, तो एक डाइल्यूशनल फिजियोलॉजिकल एनीमिया होता ही है। और इसकी, क्योंकि हमारी जो भारतीय महिलाएं हैं वो वैसे ही मैलनरिश्ड होती हैं, तो दे आर मोर प्रीडिस्पोज्ड टू एनीमिया। जी मैम, खून की कमी। जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि खून की कमी अभी डॉक्टर अंजुम ने कहा, तो ऐसे में जो गर्भावस्था या फिर जो हम ये कहते हैं कि जो ये उम्र होती है या फिर ये पड़ाव होता है जीवन का, जब आपको इस ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं या इसके बारे में विचार करते हैं, तब महिला को क्या करना चाहिए? क्योंकि आमतौर पर यही होता है कि हाँ ठीक है, हम अब बच्चे के लिए कोशिश कर रहे हैं, और तब तक कई बार लोग जांचें भी नहीं कराते जब तक कोई समस्या ना हो। क्या बताना चाहेंगे? जी मैम। इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे ही आप प्लान कर रहे हैं अगर, तो सबसे पहले तो आप अगर प्लान कर रहे हैं तो एक योग्य चिकित्सक की सलाह लें। वो आपको ऑलरेडी सारी जांचें कराएंगे, और हीमोग्लोबिन भी होगा उसमें, थायराइड भी होगा, क्योंकि अगर थायराइड आपका प्रेगनेंसी के पहले ही कम है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वो और कम होता है, क्योंकि बेबी का जैसे ही थायराइड बन जाता है, देन उसके बाद बैलेंस होता है। तो अगर उस टाइम थायराइड कम है तो बच्चा आगे आने
आने वाला बच्चा मेंटली डिसऑर्डर हो सकता है, उसको मेंटली डिस्टर्ब हो सकता है, तो उसको कोई ना कोई मानसिक व्याधि जरूर होगी। तो थायराइड को बैलेंस रखना है, हीमोग्लोबिन कम नहीं होना चाहिए, विटामिन B12 का भी रहता है कि स्पाइना बाइफिडा के लिए भी, तो फॉलिक एसिड, आयरन और ये सब पहले से ही अगर आप चिकित्सक के संपर्क में है तो वो आपको पहले से ही ये शुरुआत कर देंगे कि आप लेने लगिए और उसके बाद आप अपनी प्लानिंग कीजिए, तो आप बचिए। इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगी मैं कि मैंने जहाँ तक देखा है लोगों की एक मतलब आम धारणा है, लोग सोचते हैं प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, वो सोचते हैं प्रेगनेंसी तो एक मतलब होनी चीज है, हर किसी को होती है, हमने भी बच्चे पैदा किए, इन्हें भी बच्चे पैदा किए, तो इसमें डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है? तो इस धारणा को जो है बदलना, वो ओल्ड स्कूल थॉट अभी वो अब चेंज करना है और हमें ये बताना है कि भाई आप प्लीज अपनी डिलीवरी और एंटीनेटल जो जांचें हैं और एंटीनेटल परीक्षण जो है, जो कि हम गर्भावस्था के दौरान करते हैं, उसके लिए आप अपने आसपास कोई भी जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो भी अवेलेबल है उसमें जाएं। और हमारी भारत सरकार ने इन सारे ही सेंटर्स पे जो बेसिक जांचें हैं और जो बेसिक आयरन की गोली और फोलिक एसिड सुनिश्चित होती है, कुछ ऐसा भी सरकारी अस्पतालों में 9 तारीख कुछ महिलाओं के लिए सुनिश्चित होती है प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षित योजना, उसमें इनको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। तो चाहे वो आपके घर के आसपास कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, चाहे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी एनरोल हो सकते हैं, आपको सारी सुविधाएं निःशुल्क प्रोवाइड की जाए। बिल्कुल मैडम, अगर प्रेगनेंसी के पहले की बात करें और प्रेगनेंसी के बाद की बात करें तो आयुर्वेद का क्या उसमें रोल है, क्या भूमिका? जैसे महिलाओं को रसोई से बहुत प्रेम होता है और मैंने कहा भी कि आप में न खून की कमी होगी न किसी और पोषक तत्व की कमी होगी, जब आप उसी रसोई को एक सही दिशा में इस्तेमाल करें, पेट भरने के साथ साथ आप पोषण सुरक्षा के लिए भी उसे देखें। देखिए आपके 2 सवाल आ गए हैं, आपके मसाले और किचन वाले सवाल पे मैं बाद में जाऊंगी, पहले मैं आपके पहले सवाल का जवाब देती हूँ कि आयुर्वेद में बहुत एक सुंदर सी बात कही है कि जिस तरह से जो हम फसल उगाते हैं, ग्रामीण हमारी बहनें, हमारे किसान ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, तो उसमें क्या जरूरी होता है, क्षेत्र मतलब जहाँ पे भूमि जो है उसमें पानी चाहिए, बीज चाहिए, उत्तम क्वालिटी का बीज होगा, पानी होगा और भूमि सही होगी, उर्वरक भूमि होगी, तो वहाँ पे फसल भी अच्छी होगी। सेम यही बात आयुर्वेद में इसके लिए भी कहा गया है कि उत्तम संतति के लिए आपके महिला का शरीर स्वस्थ होना चाहिए, उसका गर्भाशय जहाँ पे उस बीज को ग्रो होना है वो स्वस्थ होना चाहिए, और जो बीज है, बीज से यहाँ पे अंडाणु और शुक्राणु दोनों का तात्पर्य है, वो स्वस्थ होने चाहिए, उचित होने चाहिए, और जो अंबु जो जहाँ पे ग्रो करना है उस एरिया में जो वातावरण है यूट्रस का, वो स्वस्थ होना चाहिए। तो जब ये तीनों चीजें स्वस्थ हैं तभी अच्छा उसका फ्रूट प्राप्त होगा, बच्चा स्वस्थ होगा। तो इसके लिए प्रयास करना क्या है, बहुत सारी चीजें हैं जो आप पहले से ही प्लान करके चलें। आयुर्वेद में तो प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग भी बहुत अच्छे से बताई है, क्योंकि आज का समय ये नहीं है कि लेकिन वहाँ पे ये भी बताया है कि आप ऋतु के बाद में, ऋतु से तात्पर्य मासिक धर्म है, उसके पहले 3 दिन छोड़ने के बाद में, 3-4 दिन के बाद में, अगर विषम रात्रि में अगर आप संपर्क में रहते हैं तो आपको पुत्री की प्राप्ति, अगर कोई बेटी चाहता है तो उसको विषम रात्रि में संयोग करना चाहिए, और अगर पुत्र चाहता है तो उसको सम रात्रि में संयोग करना चाहिए। ओवुलेशन का टाइम भी उन्होंने कहा है कि जिस तरह से जो सूर्य के प्रकाश से जो कमल पुष्प है वो धीरे धीरे फैलता है जैसे जैसे सूर्य बढ़ता है और सूर्यास्त के समय वो सिकुड़ जाता है, ठीक उसी तरह जो हमारी 28 डेज 30 डेज की साइकिल है उसमें शुरुआत मासिक धर्म के बाद धीरे 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 योनि और वो पूरा मार्ग उस पूरा ओपन होता है उस आने वाले बीज को ग्रहण करने के लिए, उसको उचित वातावरण देने के लिए। और जैसे ही वो टाइम निकल जाता है 16 डेज के बाद वो धीरे धीरे संकुचित होके बंद हो जाता है, मतलब वो टाइम अब खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट साइकिल में आपको ठीक है। तो डॉक्टर सीमा, मैं जैसे कि आपने यहाँ पे जो मैं समझ रही फर्टाइल विंडो जिसे हम कहते हैं उसका जिक्र किया, तो थोड़ा ये भी समझा दें, क्योंकि
अभी भी इसको लेकर हम पुरुषों की बात करें तो वो बिल्कुल ही अनजान होते हैं, उन्हें इस बात की समझ ही नहीं होती कि क्या है दरअसल ये समय क्या होता है। तो और महिलाओं को भी जो नई नई माँ बनने की तैयारी में होती है उनको भी इस बारे में बहुत ज़्यादा समझ नहीं रहती। देखिए, सामान्यतः 12 से 14 दिन के आसपास ही ओव्यूलेशन होता है, और जो एग है वो मतलब जो पीरियड्स के पहले दिन से, पीरियड के पहले दिन से, हाँ यस, पीरियड के पहले दिन से काउंट होता है। जिस दिन मासिक धर्म शुरू होता है उस दिन से वो पहला दिन काउंट होता है, और अगर वो आप दिन छोड़ देंगे तो वो लेस करने पड़ेंगे आपको, यानी फिर वो फर्टाइल पीरियड आपका 6 to 12 डेज यानी 6-7 डेज का ही रहेगा। तो 12 to 14-15 डेज ही रहता है, और एक बार जब ओव्यूलेशन हो गया तो वो सिर्फ 2 दिन या 3 दिन ही सरवाइव करता है, जबकि जो स्पर्म है वो वेजाइना में ज्यादा टाइम तक भी रह सकते हैं। तो लेकिन एग चूंकि उसकी लाइफ कम है तो उसके हिसाब से ओव्यूलेशन के बस 1 या 2 दिन का ही टाइम है जब फर्टिलाइजेशन हो सकता है, उसके बाद नहीं। तो हमारे पास जनरली जो महिलाएं आती हैं जिनको कंसीव नहीं हो रहा है या जो बच्चा चाहती हैं, हम उनको पहले तो उनकी मासिक धर्म की हिस्ट्री लेते हैं कि उनको रेगुलर है या नहीं, क्योंकि मासिक धर्म नियमित होना चाहिए, तभी एक समय निश्चित आप कह पाएंगे कि हाँ इस पीरियड में ओव्यूलेशन हो रहा है। आजकल बहुत उस समय को जानने के लिए भी ओव्यूलेशन स्टडी होती है, और वो सब उससे भी हम असेस कर लेते हैं। बट वो अगर रेगुलर है तो हम उनको सलाह देते हैं कि आप मासिक धर्म के बाद में मतलब 5th to 1 वीक पूरा ऐसा है कि आपको अपना प्रयास करना है कंसेप्शन के लिए, और इस तरह से उनको समझा के, और उनके हस्बैंड को भी इस तरह का, क्योंकि वहाँ अवेयरनेस नहीं है, ये ग्रामीण क्षेत्र में है, शहरी क्षेत्र में तो अवेयर हैं लोग, और आजकल बहुत ज्यादा अवेयरनेस आ गई है गूगल और इंटरनेट के थ्रू। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं जो ऑलरेडी ट्रीटमेंट किए हुए हैं गूगल के थ्रू, वो सही है या नहीं ये नहीं पता, लेकिन वो ट्रीटमेंट लेके और डायग्नोसिस भी लेके आ रहे हैं कि मुझे ये है, मुझे ये दवाई दे दीजिए। तब उस स्थिति में चिकित्सक को भी बहुत परेशानी होती है उनको समझाना कि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खराब होता है। आधी अधूरी, आपको एक औषधि के बारे में तो उसने बता दिया, पर उसके साइड इफेक्ट्स या उसको किस जगह नहीं लेना है वो नहीं बताया। बिल्कुल, इससे आप जागरूक हो सकते हैं, जागरूकता हो सकती है, लेकिन इंटरनेट और एप्स ये डॉक्टर नहीं बन सकते हैं। नहीं बन सकते। तो आप ये एक्सपेरिमेंट ना करें, क्योंकि यहाँ पे आपका शरीर है और प्रेगनेंसी तो अपने आप में भी बहुत सेंसिटिव है, तो इसको लेकर किसी भी तरह का छेड़छाड़ या भी किसी तरह के आप प्रयोग ना करें तो ही बेहतर है। अब एक ईमेल आया है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। कहाँ से, किसका नाम तो इन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन इनका सवाल बहुत ऐसा है जो कि बहुत सारी महिलाओं के मन में होगा। ये कहते हैं कि तमाम प्रयासों के बावजूद भी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हूँ, क्या करें, उपाय बताएं। जी डॉक्टर। तो मैं कहूँगी कि प्रेगनेंसी जो है केवल महिला के हाथ की बात नहीं है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो महिला और पुरुष दोनों ही बराबर जिम्मेदार हैं प्रेगनेंसी के लिए। तो अगर आपको लग रहा है कि आप 1 साल भी असुरक्षित संभोग करने के बाद प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, मैं ये कहूँगी कि फिर आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिले जाकर। फैक्टर्स आपके भी हो सकते हैं, फैक्टर आपके हस्बैंड के भी हो सकते हैं, तो दोनों की जांचें होना ज़रूरी है। महिला का ओव्यूलेशन सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके बाद उसकी ट्यूब्स पेटेंट हैं या नहीं है, मतलब फेलोपियन ट्यूब जिसमें प्रेगनेंसी ठहरती है वो बंद तो नहीं है, और हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस, इतनी बेसिक स्टडी तो करानी ही है। और अगर इसकी ये सब चीज़ें ठीक हैं तब हार्मोन डिसऑर्डर्स भी रूल आउट करने हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि साइकिल गड़बड़ जो चल रही है वो हार्मोन्स की प्रॉब्लम्स की वजह से है, तो फिर हार्मोन सप्लीमेंट देते हैं। तो सिर्फ केवल एक कारण ही नहीं होता जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही, एक बहुत लंबी लिस्ट होती है जिसकी आपको टेस्ट कराने हैं और जानना है कि प्रॉब्लम कहाँ पर है और क्या है। तो मैं कहूंगी कि आप सबसे पहला काम ये करें कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, सही सलाह लें और सही टेस्ट कराएं। जी बिल्कुल डॉक्टर अंजू जी, यहाँ मैं ये भी जोड़ना चाहूंगी कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी ये है कि अगर शादी के 2-3 महीने में ही अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो घर वाले बहू के लिए ही दोष देना शुरू कर देते हैं, और जांच कराने में कहीं भी है तो परेशानी उसी में है। और इस दौरान कई जगह तो बहुत इसको समझदारी से ट्रीट करते हैं, लेकिन कई जगह मानसिक प्रताड़ना भी उसको दी जाती है कि उसको बच्चा नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ मैं उन बहनों माताओं से ये कहना चाहूंगी कि इसमें सिर्फ उस स्त्री का दोष नहीं है,
ये बराबरी से स्त्री और पुरुष कहीं भी, दोनों तरह कहीं भी प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कि शुक्राणु में कोई दोष है या मेल में कोई प्रॉब्लम है, आपके बेटे में कोई प्रॉब्लम है जिसके कारण से कंसेप्शन नहीं हो रहा है, बहू में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये दिमाग में ये ना रखें कि अगर बच्चा नहीं ठहर रहा है तो उसमें सारा दोष बहू का है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल, आप ये कहना चाह रही हैं कि किसी की भी प्रॉब्लम हो सकता है। जो बात हम आज कर रहे हैं कि हार्मोनल डिसऑर्डर इन फीमेल्स, औरतों में ये मेल्स में भी होता है, इक्वली होता है, तो हमें उनके भी टेस्ट कराने होते हैं, हार्मोन्स के भी। डॉक्टर शीना, अगर हम पोषण की बात करें तो किस उम्र में महिलाओं का सबसे ज्यादा पोषण की आवश्यकता होती है और ये कितनी बड़ी समस्या है? देखिए, पोषण तो जो हमारा अभी टॉपिक भी है कि 40 के बाद यहाँ पे, क्योंकि इस उम्र तक पहुँचते पहुँचते 30-35 साल तक भी ग्रोइंग एज होती है, एनर्जी होती है, एक एंथुजियाज्म होता है, उत्साह होता है घर के सब, लेकिन 40 तक पहुँचते पहुँचते महिलाओं में जिम्मेदारी का बोझ ज्यादा बढ़ जाता है। बच्चे बड़े हो गए, उनका कैरियर है, घर में परिवार में बुजुर्ग हैं तो उनका स्वास्थ्य है, हस्बैंड का स्वास्थ्य है, बच्चों का स्वास्थ्य, वर्किंग ज्यादा है, वर्किंग है तो वर्किंग ऑफिस का भी प्रेशर है। उस दौरान उनको उनका अपना पोषण तो कहीं है ही नहीं, अपनी तरफ ध्यान नहीं है। सभी को पौष्टिक बना के खिलाएंगी लेकिन अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगी। तो मेरा ये मैसेज है कि इस उम्र 40 के बाद आप अपने लिए समय दें, अपने लिए भी सोचें, अपने ऊपर भी ध्यान दें, और साथ में आप किचन में काम कर रही हैं, आप में अभी आपका जो पहला सवाल था मसालों का, सिर्फ मसाले ही नहीं, बहुत कुछ है किचन में। आप गेहूं से ही शुरुआत कर लीजिए, रोटी से शुरुआत कर लीजिए, रोटी तो हर घर में बनती है। आजकल मल्टीग्रेन आटे का चलन है, आप मल्टीग्रेन में आप गेहूं, ज्वार, बाजरा, रागी सबको इक्वल क्वांटिटी में पिसा के रख लीजिए, उसका आटा दीजिए, बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन आपको उसके थ्रू मिल जाएंगे। अगर 40 साल के ऊपर की महिलाएं हैं, मेनोपॉज को फेस कर रही हैं, वो उस दौर में है, उस समय आपको सोयाबीन को आयुर्वेद में भी और वैसे भी हर्बल एस्ट्रोजन होता है उसमें, फाइटो एस्ट्रोजन जिसको कहते हैं, वो कुछ हद तक 100% तो नहीं पर कुछ हद तक एस्ट्रोजन की कमी को पूरा करता है। तो सोयाबीन को मतलब अपने भोजन में नियमित शामिल करें। सोयाबीन को अपने भोजन में नियमित शामिल करें। 3 भाग गेहूं, 1 भाग सोयाबीन, इसका भी पीस के आप आटा रखें और वो यूज करें। आप भी खाएं, अपने परिवार को भी खिलाएं। प्रोटीन डेफिशिएंसी भी नहीं होगी क्योंकि सोयाबीन रिच इन प्रोटीन भी है। साथ में इसके अलावा मसालों पे आते हैं तो अदरक, लहसुन, सौंठ, सुंठी जिसको बोलते हैं, हल्दी, ये ऐसे मसाले हैं जो कि जिनमें जैसे सुंठी, अदरक और हल्दी है, इनमें एंटी इन्फ्लामेटरी गुण है। हल्दी जो है वो एंटीसेप्टिक है। किसी भी तरह का जो अगर कट हो गया, बर्न हो गया, कुछ हो गया, आप हल्दी को ही लगा देंगे ना तो उससे हील हो जाएगा वो बहुत फास्ट। और अगर सौंठ है, जैसे इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, खाना नहीं, पाचन सिस्टम भी डिस्टर्ब होता है इस एज में, है ना, स्लो हो जाता है, तो उसमें अगर आप सौंठ का प्रयोग या हल्दी, अदरक का प्रयोग करते हैं, आप अपनी सब्जी बना रहे हैं उसमें आप अदरक डालिए, अदरक लहसुन का पेस्ट डालिए जरूर। लहसुन का अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे। लहसुन को कोलेस्ट्रॉल जमने में भी रोकता है, पेन में भी बहुत कम करता है, क्योंकि आयुर्वेद में लहसुन को श्रेष्ठ वातहर भी कहा है। कुछ लोग मैम लहसुन कच्ची खाने की बिल्कुल खाइए, बिल्कुल खाइए उसको क्रश करके। लेकिन जिनको पित्त प्रकोप होता है, जिनको गर्मी होती है बॉडी में ज्यादा, जिनका पित्त डोमिनेंस है, उनको डायरेक्ट नहीं लेना है। उनको फिर आप किसी तरह से घी में भून के या सब्जी में करें, क्योंकि डायरेक्टली वो तीक्ष्ण उसका गुण है लहसुन का, तो वो आपको एसिडिटी कर सकता है। इसीलिए कहा है कि आप इंटरनेट के थ्रू ना लें, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो आपको आपकी प्रकृति, आयुर्वेद में इंडिविजुअल की प्रकृति बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का है, उसमें किस दोष का आधिक्य है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट चेंज होता है। ऐसा नहीं है कि एक ही मेडिसिन सभी पे चलेगी, हर महिला पे उसके प्रकृति के हिसाब से। ब्रेक लेना मुझे, लेकिन बहुत जल्दी से बता दे, क्या 40 के बाद हमें प्रोटीन बढ़ा देना चाहिए? मतलब पनीर है, दही है, दूध है, दाल बढ़ाना चाहिए। दही, पनीर, इनसे तो कैल्शियम का भी एक सोर्स है, रिसोर्स है। दूध अपने डाइट में शामिल करें, डेली 1 ग्लास दूध शामिल करें, क्योंकि जब 40 के बाद एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी होने लगती है, मेनोपॉज की तरफ जाने लगते हैं, तो
कैल्शियम एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको कैल्शियम सप्लीमेंट जोड़ना है अपनी बोन हेल्थ के लिए, क्योंकि अगर इसके बाद अगर आप बोन में ऑस्टियोपोरोसिस, जिसको अस्थि शिथिलता कहते हैं, खोखली होने लगती है बोन, अगर वो होना शुरू हो गई तो आप जरा गिरेंगे तो सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कूल्हे की हड्डी या इसका फ्रैक्चर होने की, फीमर फ्रैक्चर, रिस्ट फ्रैक्चर। तो ये इनसे बचने के लिए आपको लेना ही पड़ेगा। और आप अपने स्वास्थ्य के ख्याल के लिए इसमें अपनी किशोरियों में भी जो इस उम्र की लड़कियां हैं, आपकी बेटी है, आप खुद लें और उसको भी पिलाएं। वो ना पिए तो उसको जबरदस्ती पिलाएं कि आपके लिए जरूरी है। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है, ये समझ आना कि ये बहुत आवश्यक है आपके स्वास्थ्य के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। पशुओं की सुरक्षा का पहरेदार, माटी का लाल, जन धन का रक्षक, अपना पशु चिकित्सक। रविवार शाम 6:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वस्थ किसान। आज हम बात कर रहे हैं महिलाओं में 40 पार होने वाली समस्याओं के बारे में, लेकिन ये समस्याएं आप तक नहीं आएंगी अगर आप जागरूक रहेंगे, अपने स्वास्थ्य की देखभाल करेंगे, इसको लेकर सजग रहेंगे। एक हमारे दर्शक हैं, इनका मेल आया है, कानपुर से है शोभा शर्मा, और इनकी समस्या ये है कि उनका बच्चा 3 साल का है और अभी भी वो ब्रेस्ट फीड करता है, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि उन्हें काफी कमजोरी आ रही है। क्या करना चाहिए? 2 साल इज इनफ। अगर 2 साल का बच्चा हो गया उसके बाद फिर उसे ब्रेस्ट फीड कराना उन्हें बंद कर देना चाहिए, बिकॉज जेन्युइनली जैसे आपने कहा, क्योंकि बच्चा जो है मदर की बॉडी से भी कैल्शियम ले रहा है, तो मदर को कैल्शियम डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और अब 2 साल जब बच्चे की उम्र हो गई है तो उसको आप खाना या खाने के साथ और जो चीज़ें होती हैं, न्यूट्रिशनल चीज़ें, वो देना शुरू करें। उसको आप ये जो मिल्क होते हैं, गाय का दूध दे सकते हैं, मदर का ब्रेस्ट मिल्क छुड़ा करके। तो ये आई थिंक वी शुड ट्राई दिस। जी। लेकिन कई बार डॉक्टर सीमा, मैं जानना चाहूँगी, बच्चे छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है, खासतौर पर जब बच्चे 2 साल तक के हो जाते हैं, तो उस वक्त कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे? मुझे लगता है यही समस्या इनके साथ भी है। देखिए, हमारे पास जब इस तरह के केसेस आते हैं तो हम उनको सजेस्ट करते हैं कि 2 साल के बाद जरूरत ही नहीं है, आप उसको सॉलिड आहार दीजिए। इवन आयुर्वेद में तो 7 मंथ के बाद ही, 4 मंथ के बाद से ही अन्नप्राशन का थोड़ा थोड़ा विधान है कि थोड़ा थोड़ा कैसे आपको लिक्विड से सेमी लिक्विड से सॉलिड डाइट पे आना है। और साथ में हम उनको कहते हैं कि आप कुछ ऐसे उपाय कीजिए, जैसे कि थोड़ा सा एलोए का जो कोई भी जेल है, कड़वा कुछ भी लगा लें, थोड़ी सी हल्दी भी लगा लेंगे तो भी वो भी टेस्ट में अच्छी नहीं होती है, या थोड़ा सा बाकी जैसे एलोए ही बहुत है, क्योंकि वो इतना कड़वा होता है कि बच्चा फिर उसके बाद 1-2 बार अगर है तो वो फिर नहीं उसको चाहेगा। तो इस तरह के उपाय ही बताए जाते हैं कि आप ऐसा ही करें, क्योंकि उसमें तो बच्चे को ये इनकी इमोशनल शायद बच्चों की डिपेंडेंसी होती है जिसकी वजह से करते हैं ये। डॉक्टर अंजुम, हम बात कर लेते हैं मेनोपॉज की, जिसके बारे में थोड़ा सा जिक्र ब्रेक से पहले हुआ था। क्या आजकल के समय में ये ज्यादा जल्दी आने लगा है? क्या है मेनोपॉज, कैसे समझे? और महिलाएं मानसिक और शारीरिक तौर पर, मुझे लगता है दोनों तरह से उनको अपने आप को प्रिपेयर करना भी बहुत जरूरी है कि 40 पार है तो ये स्टेज भी आएगी, इस दौर से भी उन्हें निकलना होगा। देखिए, नॉर्मली हमारी जो भारतीय जनता है या भारतीय फीमेल्स हैं, उनमें मेनोपॉज का जो टाइम है वो 47 to 50 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप है। लेकिन कभी कभी मेनोपॉज 40 के आसपास भी हो जाता है, जिसे हम कहते हैं प्रीमेच्योर मेनोपॉज। और डेफिनेटली जो आजकल की लाइफ है जिसमें स्ट्रेस इज द प्रीडोमिनेंट फैक्टर, वो प्रीडिस्पोज करता है कि मेनोपॉज जल्दी हो जाए। और जैसे ही आपका मेनोपॉज, यानी कि आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो पॉज कर गई है। और वो पॉज किस लिए करती है? बिकॉज आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन कम हो गया, आपकी ओवरी जो है वो ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस नहीं कर रही है। अब ईस्ट्रोजन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन। क्यों? क्योंकि वो हमारी फीमेल बॉडी की वाइटैलिटी को रखता है, मतलब हमारी बॉडी की जो बोन डेंसिटी है उसको मेंटेन करके रखता है, हमारी स्किन की जो इलास्टिसिटी है उसको मेंटेन करके रखता है। और जब ये
और हमारी जो लिपिड है ब्लड में उसको भी कम करके रखता है। और जब ये कम होने लगता है ये सारी चीज़ें बढ़ने लगती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस होने लगती है, लिपिड डिसऑर्डर्स होने लगते हैं जो कि हार्ट डिजीज़ को प्रिडिस्पोज करते हैं, डायबिटीज़ होने का चांस हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत मतलब ये सारे चेंजेस जो हैं ये मेनोपॉज के आसपास डेवलप होने लगते हैं। साथ ही जब मेनोपॉज आता है तो जो फीमेल होती है उसको हॉट फ्लशेस होते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और बेचैनी, घबराहट, ये सारी कंप्लेंट्स लेकर हमारे पास बहुत सारी फीमेल्स आती हैं जब उनको मेनोपॉज का टाइम होता है। तो यस, उनको फिर हम ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। हम उनको कहते हैं कि हेल्दी डाइट लें, एक्सरसाइज को जोड़ें अपनी लाइफ रूटीन में, और योग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत अच्छा तरीका है स्ट्रेस को कम करने का, अपनी एक्सरसाइज और एक्सरसाइज को भी अपनी रूटीन में लाने का। अगर इन सब से नहीं ठीक हो पा रहा है तो फिर हम थोड़ा सा ट्रीटमेंट भी दे देते हैं। कई बार जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि सोयाबीन इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ नेचुरल ईस्ट्रोजन, फाइटो ईस्ट्रोजन किसे कहते हैं। सो आइसोफ्लेवोन्स के बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो हम कहते हैं कि पहले आप ये लीजिए, और अगर इससे भी नहीं उनका मतलब सिम्टम्स ठीक हो पा रहे हैं तो फिर हम उन्हें हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी डॉक्टर सीना, अगर हम 40 वर्ष के बाद हार्मोनल जो परिवर्तन आते हैं हार्मोन की परिवर्तन की वजह से, ऐसे में हड्डी और मोटापे की समस्या महिलाओं में बड़ी आम हो जाती है। इस बारे में आयुर्वेद क्या कहता है? देखिए, आयुर्वेद में मेनोपॉज को रजो निवृत्ति वर्ड दिया गया है। रज मीन मासिक धर्म और निवृत्ति मीन्स उसके से उसका खत्म होना या छुटकारा। इसको सबसे पहले तो हमारी बहनों को ये दिमाग में बिठाना है कि ये कोई बीमारी नहीं है। मेनोपॉज, रजो निवृत्ति कोई बीमारी नहीं है, और ये एक नेचुरल प्रोसेस है। मैं यहाँ पर ये भी आपसे कहना चाहूंगी, जब अक्सर हम देखते हैं कि जब किशोर अवस्था, जब किशोरियों में मासिक धर्म शुरू होता है, वो मानसिक एक वो स्ट्रेस फील करना और वो लगता है कि उनके साथ कुछ अजब गजब हो गया है, ये है, दोनों ही बहुत स्ट्रेसफुल होते हैं। बिल्कुल, दोनों बहुत स्ट्रेसफुल हैं, क्योंकि जब किशोरावस्था में ये होता है तो वो अचानक चेंजेस है, धीरे धीरे उसको स्वीकार कर लेती है लड़की कि अब वो वयस्क हो गई है या वो अब गर्भ धारण के लिए उपयुक्त हो गई है। लेकिन जब मेनोपॉज का टाइम आता है, उस समय का जो मानसिक स्थिति है वो महिलाओं में लगता है कि उसका अब सब कुछ खत्म हो रहा है। उसका जो यौवन का जो एक चरम वो था वो अब खत्म हो रहा है, और अब उसको लगता है, क्योंकि वो जागरूक नहीं है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक स्वाभाविक परिवर्तन है जिसे टाला नहीं जा सकता, इसे रोका भी नहीं जा सकता, इसे टाला भी नहीं जा सकता। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और होनी है। तो इससे वो अवगत, चूंकि जागरूक नहीं है, तो उसको लगता है अब वो बेकार हो गई है, अब वो लाचार हो गई है, किसी काम की नहीं रही, उसको इतनी परेशानियां हो रही है। तो ये मानसिक उसको संतरास बहुत ज्यादा होता है, और उससे बचने के लिए आयुर्वेद में एक स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए कहा है, त्रिस्तंभ हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। आहार यानी उचित पोषण, आपको अपने उम्र के हिसाब से उचित पोषण लेना है, एक बैलेंस डाइट लेना है। डाइट में भी ऐसा है कि आप लघु और हल्का पचने वाला आहार लें। हमें आजकल जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड इनका चलन ज्यादा है, ये हानिकारक ही है। आपको ताजा फ्रेश बना हुआ खाना लेना है। आजकल मैं बहनों को ये भी कहना चाहूंगी कि आजकल ट्रेंड है, टाइम नहीं है, वर्किंग है, आटा गूंथ के रख दिया, वही आटा 2 दिन तक बना रहे हैं, सब्जी बना के रख दी, दाल बॉईल करके रख दी, 2 दिन बाद उसको उसी को छौंक के खा रहे हैं। इस तरह का ट्रेंड ना करें। आयुर्वेद में ये बहुत ही अहितकर आहार की श्रेणी में आता है। उतना ही बनाए, उतना ही बनाए जितना आप खर्च कर ले, खत्म हो जाए। और डेली फ्रेश खाना खाना है आपको। ताजे भोजन में जो गुण है वो नहीं है। आयुर्वेद में एक कुछ नियम भी हैं, वो नियम भी आपको फॉलो करना है। खाना कितना खाएं, कितने टाइम खाएं, खाने में उन्होंने क्वांटिटी निश्चित की है कि आपकी जो खाने की कैपेसिटी है उसको 3 भाग में डिवाइड कर लें। आपको 1 भाग खाने से भरना है, 1 भाग पानी से भरना है, 3 भाग आपको खाली छोड़ना है वायु के लिए, क्योंकि जब वो स्टमक में जा रहा है तो वो एमल्सिफिकेशन उसका जो हो रहा है, जो प्रोसेस हो रही है, उसके लिए स्पेस भी देना बाकी। अगर आप बिल्कुल बहुत ज्यादा फुल एकदम
एकदम गले तक भर के ठूस के खाएंगे और उसके बाद में आप जगह ही नहीं छोड़ेंगे पानी की या तो वो तो खाना अपच रहना ही है। वो आपके पेट में जितनी देर रहेगा, वो आयुर्वेद में एक वर्ड आता है आम, मतलब इम्प्रॉपरली डाइजेस्टेड फूड। वो जो आम है, जब वो आगे जाके आयुर्वेद में ये भी बहुत प्यारा कंसेप्ट है कि जो धातु है, जो पाचन से जो रस धातु बन रही है, वो रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, लास्ट में शुक्र बनना है। वो शुक्र मेल में शुक्र हो जाएगा, फीमेल में एग जो फॉर्मेशन, यानी ये 7 धातुओं का निर्माण उसी खाने से होना है जो आपने खाया है। अगर आपने सही खाना खाया है, उचित पोषण युक्त आहार लिया है, तो वो आपकी सभी धातुआं उत्तरोत्तर बढ़ रही हैं और सही पोषण होगा। और अगर नहीं खाया, जो आपने सवाल किया ओबेसिटी, आपने खाया, अध खाया खाना, आपका खाना खाए 2 घंटे भी नहीं हुए, फिर आपको किसी ने फोर्स किया, आपने खा लिया, वो जब आधा पका हुआ खाना। जी, एक सवाल है डॉक्टर अंजुम, एक हमारे दर्शक हैं कुंज बिहारी, जिन्होंने कटिहार बिहार से सवाल लिखा है कि इनकी जो पत्नी है उनकी डिलीवरी ऑपरेशन से हुई थी, यानी सिजेरियन से हुआ था, उसके बाद सूजन रहता है, पेन रहता है, तो क्या किया जाए? और क्या जैसे आजकल कई बार कॉम्प्लिकेशन होती है तो सिजेरियन ऑपरेशन रिकमेंड किया जाता है, इसके बारे में क्या कहेंगे कम शब्दों में? सिजेरियन डिलीवरी मतलब अगर हुई है तो कोई कारण रहा होगा कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम होगी या मदर में कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो आमतौर पे धारणा है, लोग सोचते हैं सिजेरियन के बाद हम जल्दी से एक्टिव नहीं हो सकते, हम बहुत दिन तक चल फिर नहीं सकते हैं और एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। वो धारणा आप लोग उससे अपने मन से निकाल दीजिए, बिकॉज सिजेरियन डिलीवरी से आपकी रिकवरी बहुत जल्दी हो सकती है और जल्दी होने के साथ साथ आप उतना ही फिजिकली एक्टिव हो सकते हैं। सूजन की समस्या इनकी पत्नी को, सूजन की समस्या जो है, मुझे लगता है कि जो क्योंकि फिजिकली इनएक्टिव लोग जो होते हैं, उनकी जो सेंट्रल ओबेसिटी है वो डेवलप होने लगती है, तो लोग उसे सूजन से जोड़ने लगते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है कि नॉर्मल डिलीवरी से रिकवरी हो जाएगी और सिजेरियन के बाद आपकी रिकवरी लेट होगी। इट इज इक्वल इन बोथ द केसेस। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। उम्मीद करते हैं कि जो जानकारी आपने दी है जरूर हमारे दर्शक, हमारी महिलाएं उससे लाभ लेंगी और अपने स्वास्थ्य को लेकर हमारे इस कार्यक्रम को देखने के बाद जरूर और सजग हो जाएंगी और ये समझेंगे कि उनका स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। और उम्मीद करते हैं कि जो जानकारी हमने पहुंचाई है इससे किसी न किसी महिला के जीवन में ज़रूर बदलाव आएगा। और साथ साथ ही आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं, महिलाएं हैं जो हमें अपने सवाल हम तक पहुंचाते हैं ताकि हम विशेषज्ञों के सामने वो सवाल रख सकें। तो आइए आपको बताते हैं कि कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जो हम तक पहुँचे हैं और उनके बारे में बता दें कि हम ये सवाल जो है विशेषज्ञों के सामने रखेंगे और उनके बारे में जो जवाब है उसकी जानकारी हम आपको 2 दिन पहले टेलीविजन के माध्यम से दे देंगे, जब उनके विषय को हम शामिल करेंगे। तो कौन कौन से सवाल हैं, कहाँ से आए हैं, वो भी हम अक्सर आपको कार्यक्रम में बताते हैं। और कहाँ से सवाल आए हैं आइए डालते हैं उस पर नज़र। आपको बता दें कि ये जो बहुत सारे दर्शक हैं हमें ईमेल के माध्यम से सवाल पहुंचाते हैं, कुछ दर्शक जो है कॉल करके हम तक ये सवाल पहुंचाते हैं और उन्हें हम विशेषज्ञों के सामने रखते हैं। तो ये कोल्हापुर से हमारे पास सवाल आया है कि समस्या है माइग्रेन की, तो माइग्रेन की समस्या के बारे में जानना चाहते हैं। ज़रूर सवाल को हम विशेषज्ञ के सामने रखेंगे और बस आप हमारे साथ बने रहें। और एक और ऐसे ही सवाल आया है, उसके बारे में बता दें। वाराणसी से है ये मयूरी भार्गव का, और दाएं पैर में बेजान सा महसूस होता है, तो ये भी हम विशेषज्ञ के सामने रखेंगे, जिसकी जानकारी आपको 2 सप्ताह से पहले आपको बता दें कि कम से कम 2 दिन पहले हम आपको जरूर इसकी जानकारी देंगे टेलीविजन के माध्यम से। अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र लिख सकते हैं। आइए बता दें आपको अपना पता और ईमेल। हमारा पता है स्वस्थ किसान, डीडी किसान, कमरा नंबर 7, दूसरी मंजिल, केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। ईमेल एड्रेस नोट कर लें, swasthkisan@gmail.com। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप हमें ज़रूर पत्र लिखेंगे, ईमेल हम तक पहुंचाएंगे ताकि हम अपने कार्यक्रम को और बेहतर कर सकें और आपके पसंद के विषय भी शामिल करें और आपकी समस्याओं के समाधान भी दें। आप स्वस्थ रहें, मंगल रहें और दूरदर्शन किसान के साथ बने रहें। नमस्कार।